गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज देखते हैं हम ज्योग्राफी के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भारत के मानसून है उसका सेकंड पार्ट। कल हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। अगर आपने कल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको भारत के जलवायु का सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं आज के जलवायु का सेकंड पार्ट। कल के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे भारत की जलवायु कैसी है फ्रेंड। हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और उनके बारे में हम कल के क्लास में देख चुके हैं। हमने दो भाग में जो आने वाले मानसून, भारत की ओर स्थल भाग की ओर आने वाले मानसून को दो भागों में बांट लिया था। पहला था अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें और दूसरा देखे थे हम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसूनें। अब देखेंगे कि अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल भाग में पहुंचता है तो कितने भागों में या कितने शाखाओं में बढ़ जाती है? 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। जब अरब सागर वाली दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के स्थल भाग में प्रवेश करने से पहले कितने भागों में बढ़ जाती है? 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो चलिए तीनों शाखाओं को एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहली शाखा। पहली शाखा केरल के तट भाग पर, जो केरल का तटीय भाग है वहाँ 1 जून को पहुंचता है। कब पहुंचता है? 1 जून को पहुंचता है। ये मानसूनी पवनें पश्चिम घाट से टकराकर बारिश उत्पन्न करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि केरल मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मानसून सबसे पहले स्थल भाग में प्रवेश करती है, भारत के सबसे पहला वह कौन राज्य है जहां से मानसून भारत में प्रवेश करती है? राज्य पूछा जाए तो केरल, लेकिन बंगाल की खाड़ी से कहां से प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी से। तब कौन सा क्षेत्र आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। चलिए देखते हैं केरल के तट भाग पर कब पहुंचती है मानसून? 1 जून को पहुंचती है। मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा करती है। जो केरल वाले क्षेत्र हैं वहां से मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर वहां अधिक वर्षा करती है। कब? 1 जून के आसपास। और नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम घाट की जो पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। जो पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान है, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान की अपेक्षा कम वर्षा देखने को मिलती है। हम आगे देखेंगे कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी ढलान पर क्यों कम वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर भारत में मानसून कहां से प्रवेश करती है तो इसका आंसर होगा केरल राज्य से। 1 जून के करीब यह भारत में प्रवेश करती है। अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है तो वो आएगा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम बार वहां से प्रवेश करती है भारत में। ये होगा उसका सही आंसर। अगर राज्य पूछा जाए तो केरल और केंद्र शासित पूछा जाए तो क्या आएगा? मानसून, जो भारत में इन स्थानों में से पहली बार प्रवेश करती है। बंगाल की घाटी की तरफ वाला दक्षिणी पश्चिम मानसून कब प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी वाला अंडमान निकोबार से 25 मई के आसपास यह प्रवेश करती है। और हमने पढ़ा है कि 1 जून के करीब केरल में प्रवेश करती है। अंडमान निकोबार में पश्चिमी मानसून कब प्रवेश करती है? अंडमान निकोबार में 25 मई के आसपास प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 जून को केरल राज्य में पहुंची, 1 जून में केरल राज्य में पहुंचती है। वहां जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं वहां से टकराकर वर्षा कर देती है। जो 1 जून को केरल राज्य में जो मानसून पहुंचती है वो पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराकर वर्षा कर देती है, क्योंकि अपने साथ वो क्या लेके आती है? समुद्र से जल वाष्प लेकर आती है। जो महासागर है, हिंद महासागर से होके आती है तो वो क्या लेके आती है? अपने साथ जल वाष्प लेके आती है। और जब वह पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराती है तो वो वर्षा कर देती है। वर्षा कहाँ पे करती है? पश्चिमी घाट की जो पर्वतें हैं, जो हमने पर्वत
पर्वत वाले थ्योरी पे पढ़ लिया है, आप देख ले वहाँ पे कि कौन कौन सी पर्वतें दक्षिण भाग में है, उन पर्वतों से टकराती है, वहाँ तक जाते जाते जो पवनी है वो शुष्क हो जाती है, नम हो जाती है और वहाँ पे ठंडी होने की वजह से वर्षा कर देती है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी ढलान वाले जो भाग है वहाँ पर वर्षा कम देखने को मिलती है। क्यों कम देखने को मिलती है, चलिए उसे डायग्राम के आधार पर समझते हैं। ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट का पर्वत, जहाँ से भारत में मानसून प्रवेश करती है। वो करीबन वहाँ के पर्वतों की औसत ऊंचाई कितनी है, 1500 से 2000 उसकी औसत ऊंचाई है। परंतु जब मानसून भारत में केरल राज्य से प्रवेश करती है उसकी पहली शाखा, तो 1200 मीटर की दूरी पर ही वह शुष्क हो जाती है। वहाँ तक पहुँचते, केरल राज्य तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। कितनी ऊंचाई तक, 1200 मीटर की ऊंचाई तक, और वहीं पे वर्षा कर देती है। परंतु वहाँ की औसत पहाड़ों की औसत ऊंचाई कितनी है, 1500 से 2000 की उसकी औसत ऊंचाई है। तो उसके पार मतलब पर्वत के उस पार वाले क्षेत्र, जैसे तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ तक वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। और तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए वृष्टि छाया क्षेत्र इनमें से कौन आता है, तो कौन से राज्य आएंगे, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले राज्य वृष्टि छाया के अंतर्गत आएंगे। और उनके पहाड़ों का औसत कितना होता है, 1500 से 2000 तक इसका औसत होता है। यहाँ से प्रवेश करती है और ये हुआ हमारा पश्चिमी घाट का पर्वत। यहाँ टकराकर कितने 1200 मीटर दूरी पर शुष्क हो जाती है, ठंडा हो जाता है, और वहीं केरल राज्यों में बारिश हो जाती है। परंतु इस बार मानसून पार नहीं कर पाती और तमिलनाडु वाला क्षेत्र कम वर्षा होता है। यही कारण है कि तमिलनाडु राज्य में वर्षा कम होती है। अब देखते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में क्यों वर्षा कम होती है, उसका रीज़न हमने मैप से देख लिया। अब देखते हैं थ्योरी से। अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून में वृष्टीय छाया क्षेत्र स्थित है, इसलिए यहाँ पर मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। हमने पहले पढ़ा कि पर्वतों की ऊंचाई काफ़ी अधिक है, तो कम दूरी पर मतलब आते आते ही वो पूरी ऊंचाई को पार नहीं कर पाती। पार नहीं कर पाने के कारण से इस वाले इलाके में, मतलब उस पार के इलाके जो तमिलनाडु वाले आंध्र प्रदेश वाले राज्य हैं, वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। वही केरल के आसपास ही वर्षा होती है। केरल वाले राज्यों में वर्षा देखने को मिलती है। अब देखते हैं इसके दूसरे शाखा। इसकी दूसरी शाखा क्या है फ्रेंड्स, इसकी दूसरी शाखा है जो अंडमान निकोबार की पहली शाखा के बारे में देखा, अब देखेंगे उसकी दूसरी शाखा। दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास मुंबई के तट में भारत में प्रवेश करती है। 5 से 10 जून के आसपास मुंबई के तट है, मुंबई वाला जो तट है वहाँ से दूसरी शाखा प्रवेश करती है और मध्य भारत में प्रवेश करती है। और यह मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य, मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ देखने को नहीं मिलता। वो केवल बेसिन वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से होकर गुजर जाती है। मतलब जो दूसरी शाखा है जिसमें वर्षा कब होती है, 5 से 10 जून के आसपास मुंबई वाले जो तट है वहाँ पर भारत में प्रवेश करती है। मुंबई के तट से भारत में प्रवेश करती है। जो अरब सागर की दूसरी शाखा है वह भारत के मुंबई राज्य के तट से प्रवेश करती है और मध्य भारत में प्रवेश करती है। मध्य भारत से अच्छी वर्षा करती है। मध्य भारत की जो पहाड़ें हैं वहाँ अच्छी वर्षा होती है, परंतु वह जो छत्तीसगढ़ है उसके ऊपरी भाग से, उसके क्षेत्रीय बेसिन से होकर गुजर जाती है। इस कारण छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखते हैं जो अरब सागर से उठने वाली तीसरी शाखा। जो अरब सागर है फ्रेंड्स, उससे उठने वाली जो मानसून है वो तीसरी शाखा कौन सी है, अरब सागर से उठने वाली तीसरी शाखा। ये गुजरात और सौराष्ट्र में प्रवेश करती है। जो तीसरी शाखा है वो कहाँ से प्रवेश करती है, गुजरात और सौराष्ट्र जो राज्य है वहाँ से प्रवेश करती है। अरावली पर्वत के सारे आगे बढ़ते। जो अरावली पर्वत है जिसको हमने पहाड़ वाले सेशन में कंप्लीट किया था, जहाँ पे देखा था हमने अरावली पर्वत गुजरात वाले राज्य में, वहाँ गुजरात वाले राज्य में अरावली पर्वत के सारे आगे बढ़ती है। राज्य के कुछ वहाँ राजस्थान में और गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में वर्षा करती है और पंजाब पहुँचती है। वर्षा करते हुए कहाँ तक पहुँचती है, पंजाब पहुँचती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में अपने मानसून पवनों के साथ मिलकर पश्चिम हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है।
जहाँ से बंगाल वाला हमने दो भाग में पढ़ा था, एक अरब सागर वाला पढ़ा था और एक बंगाल वाला था, दो डिवीज़न में पढ़ा था, जिसमें से ये वाला अरब सागर वाला ये किसकी शाखा है? अरब सागर वाला जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश से वाले जो मानसून है वहाँ से जाकर मिल जाती है दोनों आपस में, और हिमालय में वर्षा उत्पन्न करते हैं। कहाँ पे वर्षा उत्पन्न करते हैं फ्रेंड्स? हिमालय में, जो दो भाग में डिवाइड हुए रहते हैं। पहला अरब सागर के पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मानसून पौने, जो दो भाग में डिवाइड हुए थे वो कहाँ जाकर मिलती हैं? हिमालय की पहाड़ी में जाकर मिलती हैं, और वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आने से मानसून पौने के साथ मिलकर वह पश्चिम जो हिमालय है वहाँ पे जाकर वर्षा उत्पन्न करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 90 से 92% वर्षा उत्पन्न करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे भारत में कितने प्रतिशत तक वर्षा होती है? 90 से 92% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल की जो खाड़ी है दक्षिण पश्चिम मानसून पौने किस प्रकार से प्रभावित करती है वो देखते हैं। ये पौने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश म्यांमार के तट भाग में टकराती है। जो ये पौने हैं फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी वाले, वे आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तट भाग से, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच जो तटीय भाग है वहां से जाकर टकराती है। म्यांमार तट पर स्थित अराकन की पहाड़ियों से ये पौने विक्षेपित होकर भारत की तरफ मुड़ जाती है। मतलब जो म्यांमार के तट पर स्थित अराकन की पहाड़ियां हैं वहां से टकरा कर ये भारत की ओर फिर मुड़ जाती है, और इसकी एक पश्चिमी शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, जो गंगा के मैदान और पंजाब के मैदान में बारिश करती है। हमने देखा था ये वाली प्रथम शाखा जो कहाँ से प्रवेश करती है? केरल से प्रवेश करती है, और केरल के जो पूर्वी पश्चिमी तटभाग से वहाँ से टकराकर केरल राज्यों में वर्षा करती है। ये तमिलनाडु वाला राज्य है जहाँ पर्वतें ऊंची होने के कारण से तमिलनाडु वाले राज्य, आंध्र प्रदेश वाले राज्य में वर्षा नहीं हो पाती और ये सीधे निकल जाती है। ये प्रथम शाखा हो गई। अब ये है पहली शाखा। दूसरी शाखा वो वाला क्षेत्र जहां से मध्य भाग से होकर गुजरती है, ये दूसरी शाखा है। अंडमान निकोबार अरब सागर से उठने वाली जो मानसून है दो भाग में बढ़ जाती है। जब मानसून भारत में प्रवेश करती है तो दो भाग में बढ़ जाती है। एक भाग अरब सागर की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ियों की ओर। अरब सागर वाला 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला शाखा जो केरल राज्यों से होता है, केरल राज्यों से होते हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी शाखा जो कहाँ से निकलती है? भारत के मध्य भाग से निकलती है, जहाँ छत्तीसगढ़ को टच नहीं करती। छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से निकलने से छत्तीसगढ़ में कम वर्षा होती है और ये मध्य भाग से होते हुए निकल जाती है। और जो मध्य भाग में आने वाले जितने भी राज्य हैं वो अरावली पर्वत के किनारे किनारे उसके सहारा से निकलने लगती है। थर्ड शाखा कौन सी है? थर्ड शाखा हमारा जो गुजरात राजस्थान वाले हैं, जो वहाँ पे गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा करती है। तीसरी शाखा ये पंजाब से होते हुए कहाँ जाती है? म्यांमार और म्यांमार वाले क्षेत्रों में जाती है। परंतु जो बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी वाला पश्चिमी मानसून उससे जाकर ये टकरा जाती है। टकराने की वजह से वो वापस मुड़ जाती है। जो वहाँ पे घाटी है उसे वापस मुड़ जाती है अराकन की पहाड़ियों से, और वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। जब ये तीसरी शाखा प्रवेश करती है तो ये अराकन की पहाड़ी, म्यांमार में अराकन की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये टकराती है और वहाँ कहाँ पे आने लगती है? वो फिर से रिटर्न कहाँ आने लगती है? हमारे दक्षिण भागों में आने लगती है। जब दक्षिण भाग में आती है तो बंगाल की खाड़ी और वहाँ से अपने साथ क्या जल वाष्प लेके आती है। तो आते समय तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। तो
तमिलनाडु राज्य में आते समय वर्षा करती है। अपने साथ टकराने के बाद जब रिटर्न आती है तो जल वाष्प लेके आती है, आती समय वो तमिलनाडु राज्य में वर्षा करती है। तो आने वाले मानसून में कौन से राज्य में वर्षा होती है, तो वो है तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, लौटते समय मानसून कौन से राज्य में वर्षा करती है, तो वो लौटते समय वाला मानसून तमिलनाडु राज्य में वर्षा करती है। हमने चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझ लिया। अब देखते हैं उसका थ्योरी। दूसरी शाखा उत्तर पूर्व से ब्रह्मपुत्र की घाटी में जाकर वर्षा करती है। जो दूसरी शाखा होती है फ्रेंड्स, वो ब्रह्मपुत्र की घाटी में जाकर वर्षा करती है। इसके सतह में मेघालय की गारो पर्वत श्रृंखला है। जो उसकी सतह है उसमें कौन से पर्वत श्रृंखला है, ब्रह्मपुत्र घाटी के जाकर वर्षा करती। इसके सतह में मेघालय में गारो पर्वत श्रृंखला है। वहाँ पर मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा उत्पन्न करती है। मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वर्षा के नाम से दर्ज किया गया है मासिनराम को। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला दर्जा किसे दिया गया है, मासिनराम को। सबसे अधिक वर्षा वहीं होती है। मासिनराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा के कारण वहाँ उपस्थित पहाड़ियाँ कैसी है, वहाँ वर्षा इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ उसकी आकृति किप आकार की है। किप आकार की है, इस वजह से मानसून की पवनें वहाँ जाकर टकरा जाती है, रुक जाती है और वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो मासिनराम से या अधिक, सबसे अधिक वाला क्षेत्र, जो पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम, इनसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चले देखते हैं कि हमने पढ़ लिया अब जो मानसून भारत में प्रवेश करती है उससे वर्षा कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे होती है। अब देखेंगे कि जो भारत में मानसून लौटती कैसे है, जाती कैसे है भारत से मानसून। तो भारत में शीत ऋतु में जो भारत में जब शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु का मौसम आता है, तब सूर्य मकर रेखा में, सूर्य कहाँ चमकती है, वो चमकती है मकर रेखा। जब भारत में शीत ऋतु का समय आता है तो सूर्य किस रेखा पे सीधी चमकती है, मकर रेखा। ग्रीष्म ऋतु में कब सीधी चमकती है, तो वो कर्क रेखा पे देखा था हमने। मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण से भारत के उत्तर पूर्वीय भाग में तापमान कम हो जाता है। जो भारत है, भारत यहाँ पे है हमारा, भारत में उत्तरी पूर्वी भाग कौन सा वाला हो जाएगा, इस तरफ वाला भाग हमारा उत्तरी पूर्वी भाग हो जाएगा। वहाँ तापमान कम हो जाता है जिस कारण से उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। हमने पढ़ा था कि जब तापमान में कमी आती है तो दाब में वृद्धि हो जाती है, तो उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। तब उच्च दाब वाली पवनें भारत के विपरीत हिंद महासागर के तापमान अधिक होता है। जो हिंद महासागर है वहाँ तापमान अधिक देखने को मिलेगा। कर्क रेखा में हिंद महासागर में तापमान कम था, लेकिन मकर रेखा में अब देखेंगे जस्ट विपरीत हो जाएगा कि मकर रेखा में आने से भारत का तापमान ठंडा और हिंद महासागर में तापमान अधिक हो जाएगा। तो भारत की जो पवनें हैं वो ठंड होने की वजह से वहाँ ताप में कमी की वजह से दाब में वृद्धि हो जाएगी। दाब में वृद्धि होने की वजह से वो किस तरफ प्रवाहित होंगे, कम दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होंगे। हिंद महासागर में ताप में वृद्धि होने की वजह से वहाँ दाब में कमी होगी और वह हिंद महासागर की तरफ लौटेंगी। जो भारत की मानसून वहाँ की वायु है वह कम दाब की ओर। इसके विपरीत हिंद महासागर के तापमान अधिक होती है, अर्थात निम्न दाब क्षेत्र बना रहता है। उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती है। यहीं से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। और जब लौटते समय, जब भारत से लौटती है मानसून, तो वह अपने साथ क्या लेके लौटती है, जल वाष्प लेके लौटती है बंगाल की खाड़ी से। और वो लौटते समय कहाँ पे वर्षा कर देती है, जो पश्चिमी घाट है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट, वहाँ तमिलनाडु राज्य में वर्षा कर देती है। तो लौटते मानसून में वर्षा तमिलनाडु राज्य में होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। अब देखते हैं थ्योरी के आधार पर उत्तर
पूर्व मानसून जो अक्टूबर और नवंबर के टाइम होता है, वो जब लौटती है तो वो समय कौन सा रहता है, अक्टूबर और नवंबर का टाइम रहता है। बंगाल की खाड़ी से जो अराकन की पहाड़ी है वहाँ से टकराकर मानसून लौटती है, तो लौटते समय तमिलनाडु वाला राज्य ये होगा, यहाँ पे वर्षा करती है। अब देखते हैं कि जो वर्षा ऋतु के समय शुष्क क्यों रहता है तमिलनाडु वाला राज्य, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए पॉइंट को भी अध्ययन कर लेते हैं कि तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे वर्षा ऋतु के समय हमेशा शुष्क क्यों रहता है वहाँ का तापमान। तो उसके कारण चले देखते हैं कौन कौन से हैं। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की जो वृष्ट छाया के क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से वृष्ट छाया वाला क्षेत्र हमने पढ़ लिया था, जहाँ पे वहाँ की औसत ऊंचाई कितनी रहती है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के 1500 से 2000 तक रहती है और उतने ऊपर तक मानसून ठंडी हो जाती है पहुँचते पहुँचते, तो वहीं पे वर्षा कर देती है और इस बार मानसून पार नहीं कर पाती, तो ये तमिलनाडु वाला राज्य वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इस वजह से वहाँ हमेशा शुष्क बना रहता है। नेक्स्ट कारण है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमपात या बर्फबारी होती है, इस वजह से भी तमिलनाडु राज्य शुष्क रहता है। अब देखते हैं कि जो उत्तरी पश्चिम भाग है वहाँ हमेशा बर्फबारी क्यों होती है। जो भारत का उत्तर पश्चिम का भाग है, उत्तर और पश्चिम वाला भाग जहाँ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर है, वहाँ हमेशा बर्फबारी क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं वहाँ वर्षा हिमपात इसलिए होता है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में आने वाले एक तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है। मतलब जो उत्तर पश्चिम के भाग में एक तूफान उठता है जो कहाँ से आता है, वो आता है भूमध्य सागर से आता है, और यह भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में बारिश करता है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। इस कारण से वहाँ क्या होती है, बर्फबारी होती है। और उस समय सूर्य कौन से रेखा से गुजरती होती है, उस समय सूर्य हमारे मकर रेखा से गुजर रही होती है और हमारा भारत का तापमान शुष्क होता है। शुष्क होने की वजह से वहाँ बर्फ पिघल नहीं पाती और वह जो तूफान भूमध्य सागर से आती है उसमें नमी रहती है, उसमें वह तूफान अत्यंत ठंडा रहता है और भारत का तापमान भी ठंडा होने के कारण से वह बर्फ जमने लगता है। अगर भूमध्य सागर से आने वाली तूफान भारत की ओर आता और वो तूफान उस समय हमारा कर्क रेखा पे सूर्य होता तो बर्फ पिघल जाता और वहाँ का मौसम दलदली, वहाँ की भूमि मिट्टी कैसी होती, दलदली होती। लेकिन सूर्य मकर रेखा में होने के कारण भारत का तापमान कैसा होता है, शीत वाला होता है, नम वाला होता है, ठंडी रहती है। इस वजह से वहाँ बर्फ जमने लग जाते हैं। तो बस फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बनाए भी हैं जो आप प्लेलिस्ट से जाकर दे सकते हैं। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।